नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। अपन लगातार साइंस एनसीईआरटी 10th इंग्लिश मीडियम के ऊपर चल रही है और अपन ने जो केमिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर लिया वन शॉट के अंदर। आज अपन बायोलॉजी के ऊपर चलेंगे और बायोलॉजी के बाद में तुम्हारी फिजिक्स रहेगी और लास्ट में एनवायरनमेंट का सिर्फ एक ही टॉपिक उसके अंदर दे रखा है। तो बायोलॉजी और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बायोलॉजी में देखा जाए तो एक जो लंबा चैप्टर है वो यही चैप्टर है जिसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और वह रहेगा तुम्हारा लाइफ प्रोसेस। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग क्या होती है, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव जॉइंट कौन होता है, या लिविंग है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। ये कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये क्लासें अभी ऐप के थ्रू आपको अवेलेबल हो रही है और इन क्लासों को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप लोग। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल डाउनलोड और उसके बाद में आप जब कोर्स का एक्सेस लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको टेस्ट, उसके साथ में बुक की कुछ सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ, सिलेबस और क्लासों का प्रीमियम क्लासेस आपको अवेलेबल होती है और क्लासों के साथ में इनका जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल होता है। तो नो डाउट आप लोग, और बहुत कम टाइम के अंदर आपने इस ऐप को इतना डाउनलोड करके और इतना हाई अप्रिसिएशन दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं अपन आगे की क्लास के अंदर। और आगे की क्लास के अंदर मैं जाऊं तो आज अपने पास में चैप्टर रहने वाला है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, एक तो चीज़ यहीं से पूछी जाती है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग फेज में एग्जिस्ट करने के लिए जिन जिन बेसिक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है कि फंक्शंस which are performed by living organism are called लाइफ प्रोसेस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो उसको अपन लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यस, आप लोग नोट करते जाओ साथ में। तो डेफिनेशन आपने नो डाउट नोट कर ली है, लाइफ प्रोसेस। इसके बाद में पॉइंट आता है लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या है, तो उसको अपन देखें। एक तरफ आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी सजीव है जिसके अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन उसको कहते हैं जिसमें डाइजेशन होता हो, रेस्पिरेशन होता हो, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता हो, जिसकी ग्रोथ होती है, जिसमें लोकोमोशन होता है। ये सारे के सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है उसको अपन कहते हैं लिविंग। और लिविंग के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर अभी जितने भी फंक्शंस बोले वो सारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं। तो लिविंग अपन उसको कहते हैं जिसके अंदर डाइजेशन सिस्टम चलता हो, डाइजेशन के साथ में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करता हो, रेस्पिरेशन, उसके साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता हो, सर्कुलेटरी
सिस्टम वर्क करता हो, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में एक्सक्रीशन सिस्टम वर्क करता हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ में उसमें ग्रोथ होती हो, बॉडी की ग्रोथ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ की ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के साथ में उसमें लोकोमोशन होता हो, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती हो, तो ये सारे फंक्शंस जिसमें होते हैं, जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता हो, तो ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है उसको अपन लिविंग के नाम से जानते हैं। और ये सारे फंक्शंस जिसमें नहीं होते हैं उसको अपन नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ लिविंग है और दूसरी तरफ नॉन लिविंग का फंक्शंस चलता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, एक चीज और ध्यान रखोगे कि जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिव लिंक पूछा जाता है। कनेक्टिव लिंक, इन दोनों का कनेक्टिव लिंक, और वो रहता है वायरस। ये पॉइंट ध्यान में रखोगे। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसको अगर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में रखोगे और क्या बोलते हैं उसके अनुकूल जो परिस्थितियां होती है तो उसके अंदर ये लिविंग बन जाता है, और जब इसकी ऑपोजिट कुछ की सिचुएशंस होती है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं और ये रहता है वायरस। नेक्स्ट अपन देखें इसके अंदर तो बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पूछा जाता है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस किस से बना होता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखें तो अपनी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले फंक्शनल जो यूनिट है बॉडी के अंदर, फंक्शनल यूनिट, उस फंक्शनल यूनिट का नाम होता है सेल। ये सेल सबसे छोटी बॉडी की यूनिट होती है। जब सिमिलर टाइप की सेल्स आपस में कंबाइन हो जाती है और किसी एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करती है तो ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, group of cell that is called tissue, and the group of tissue that is called organ, and the group of organs that is called जब अलग अलग organs जुड़ेंगे that will be form system, है ना। बॉडी के अंदर खूब सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलते हैं, और जब अलग अलग सिस्टम्स आके मिलते हैं तो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को दिखाया जाता है, और ये टिश्यू, फिर क्या ना सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और उसके बाद में सिस्टम और बॉडी की तरफ चलते हैं। तो ये बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, और सबसे फर्स्ट में मैं बात करने वाला हूँ अपन जो ह्यूमन के अंदर अपन सिस्टम्स को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो उसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट में चलेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में आप लोग अगर देखो तो न्यूट्रिशन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको लिविंग फेज में एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और बॉडी के अंदर इनलेट किया गया न्यूट्रिशन जो है उसको तो कहते हैं न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिशन को इनलेट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म होते हैं तीन टाइप के। एक तो होते हैं ऑटोट्रोपिक, दूसरे होते हैं होलोजोइक, तीसरे होते हैं पैरासाइट्स, है ना। कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं। तो इस टाइप से तो काफी सारी डिवाइडेशन हो जाती है, लेकिन एक मोटे मोटे रूप से अपन माने न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स, उसके साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी,
ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर ग्रीन प्लांट्स है, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ये खुद प्रिपेयर करते हैं, और खुद प्रिपेयर करते हैं तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और ऑटोट्रॉप्स का जब सिस्टम इनमें चलता है तो इसमें ऑटोट्रॉप्स के अंदर रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूछी जाती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है CO2 गैस की, उसके साथ में रिक्वायरमेंट होती है H2O की, H2O, और ये H2O प्लांट्स जो एक्वायर करते हैं वो मोस्टली लिक्विड फेज के अंदर रहता है, तो ये लिक्विड फेज के अंदर है। फिर प्लांट के ऊपर जो सरफेस है लीफ की, उसके ऊपर के आकर के सनलाइट इंपार्ट होता है, सनलाइट जिसको अपन शॉर्ट में HNU भी लिखते हैं, और साथ में प्लांट का जो लीफ सिस्टम है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू CO2 H2O ये एक्यूमुलेट होकर के प्लांट के अंदर बनाता है C6H12O6 प्लस प्लांट के अंदर निकलती है उस ड्यूरेशन में O2 और कुछ अमाउंट में H2O वहां से रिलीज होता है। ये रिएक्शन इनके अंदर रहती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुम लोग सीधा यूज करोगे 6, ये इधर यूज करोगे 12, इधर इस ग्लूकोज के नीचे कुछ भी नोट नहीं करना है, ये ग्लूकोज है, और ध्यान रखोगे प्लांट्स के अंदर जो फूड न्यूट्रिशन होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। प्लांट्स में फूड स्टोरेज प्लांट के अंदर जितना भी फूड स्टोरेज है वो हमेशा स्टार्च के फॉर्म में होता है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के आगे लगाओगे 6 और H2O के आगे भी लगाओगे 6, तो ये 6 12 6 6, इस हिसाब से ये रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है लीफ के थ्रू, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लीफ के अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का आप लोग डायग्राम बनाइए, तो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं तुम्हारे को। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पे अपन चले यहाँ पे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के अंदर सबसे पहले आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हो तो डायग्राम को आप लोग सबसे पहले तो आप लोग एक बाहर से आउटर बाउंड्री करोगे, ये सबसे पहला काम रहेगा। आउटर बाउंड्री करने के बाद तुम लोग यहाँ से ऐसा डायग्राम दोगे, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऐसा डायग्राम यहाँ से ऐसे दोगे, इस डायग्राम को यहाँ से ऐसे ले जाओगे। ओके, ये हो जाएगी इस लीफ के अंदर मिड रीफ। इस मिड रीफ को थोड़ा सा बड़ा दिखाओगे, इस सरफेस को यहाँ जाकर के अटैच करोगे, इस सरफेस को यहाँ जाकर के अटैच करोगे। खत्म, यहाँ तक की बात है। इतना होने के बाद यहाँ से कुछ ऐसे यूं विनेसन जो सिराओं का सिस्टम है, उन सिराओं के सिस्टम को ऐसे दिखाओगे, तो ये विनेसन सिस्टम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, है ना। जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन थोड़ी सी जूम करके जब दिखाते हैं तो जूम करके दिखाने पर इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। इस टाइप की ही बनाओगे आप लोग। और यहाँ पे पाई जाती है कुछ सेल्स, और ये सेल्स दो टाइप की रहती है, अपर क्यूटिकल भी रहती है और लोअर क्यूटिकल भी रहती है, यानी अपर एपिडर्मिस भी होती है और लोअर एपिडर्मिस भी होती है। तो दो टाइप की सरफेस को मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है जहां पे पाई जाती है पोर, तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर भी रहती है। यहाँ पे ये सेल इस फॉर्मेट के अंदर रहती है जिसमें छोटी छोटी मीजोफिल सेल्स रहती है अंदर की तरफ। ये इस टाइप की सेल्स रहती है। सेम की सेम सेल की कंडीशन आप लोग लोअर एपिडर्मिस पे भी दिखाओगे। ये लोअर एपिडर्मिस यहां पे भी दिखाओगे। ये लोअर एपिडर्मिस, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस। नोमेनक्लेचर साथ साथ में नोट करते जाओगे। इसको दिखाओगे क्यूटिकल, अपर क्यूटिकल, अपर क्यूटिकल। इसको दिखाओगे अपर एपिडर्मिस,
अपर एपिडर्मिस, ये हो जाएगी अपर एपिडर्मिस। ये हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएंगे। उसके साथ में आप इनको दिखाओगे, ये जो सिस्टम दिख रहा है बीच में, इसका नाम है मिड रिब, मिड रिब, ये हो जाएगा मिड रिब। ये जो अंदर का सिस्टम है ये है इसका क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम। और इस वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर जाइलम भी होता है और उसके साथ साथ में इसमें फ्लोएम भी होता है। तो वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर जाइलम भी होता है, जाइलम के साथ में इसमें फ्लोएम भी होता है, जाइलम फ्लोएम, और ये दोनों मिलकर के वेस्क्यूलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उसके साथ में देखोगे तो ये मिडरिब है, मिडरिब के साथ के इसको मिडल लेमिला के नाम से भी जानते हैं। तो मिडल लेमिला ये कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। नीचे की तरफ ये जो अपन ने पोर्शन दिया है इसको कहते हैं पोर, जिसके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे ये अगेन कुछ सेल्स है जो यहाँ करके ऐसे यूं कवरिंग फेज के अंदर रहती है, ये सेल्स यहाँ पे रहती है, ये सेल्स यहाँ पे कवरिंग फेज के अंदर रहती है, तो ये पाई जाती है। बीच में कुछ सेल का सिस्टम ऐसे दिखा दोगे और ऐसे आप इस लीफ को यहाँ से क्लियर करोगे। तो बस इतना सा अच्छा डायग्राम अगर आपने बना दिया तो नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और तुम लोग दिखा भी सकते हो कि ये जो अपन ने दिखाई है ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट है। ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे के सारे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लीफ के ऊपर कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं, और इस ग्रीन डॉट्स के अंदर रहता है क्लोरोफिल, अंदर होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, ये चीज ध्यान दोगे। ये अंदर की तरफ जो स्पेस है ये है एयर सैक्स, एयर सैक, ये एयर सैक है, मतलब कुछ एयर के कुछ स्पेस है जिसके बीच में एयर रहती है। तो ये इतना सा डायग्राम ये रहता है लीफ की स्ट्रक्चर का। अगला पॉइंट आता है कि प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके ड्यूरिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं, प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस, कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर होती है इनको आप लोग देखो। तो इसके अंदर होती है 3 प्रोसेस। सबसे पहले प्लांट के अंदर जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर फर्स्ट प्रोसेस होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो अपन नोट करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, खत्म। और उसके साथ साथ में स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की, तो अपन नोट करते हैं एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस होने पर सबसे सेकंड पॉइंट होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water molecule into hydrogen and oxygen gas। ये सेकंड प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस में कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर के ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बनाता है। थर्ड जो प्रोसेस होता है उसके अंदर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो थर्ड अपन नोट करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, reduction of carbon dioxide gas into carbohydrates, into
कार्बोहाइड्रेट। तो ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में होते हैं। ओके, तो इन चीजों को तुम लोग याद रखोगे। अगला पॉइंट आता है कि प्लांट के अंदर जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो इसका जो बेसिक फंक्शन या सेंटर पॉइंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं प्लांट की लीफ की सरफेस पे, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को अच्छे से कैरी करवाता है। अगला पॉइंट है कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस की आप पहचान कैसे करोगे। प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस होने पर, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस होने पर ये है एक लीफ, और इस लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आते हैं उसको आप देखना। जैसे कोई लीफ है, इसमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस होने पर इसके अंदर फॉर्मेशन होता है स्टार्च का। किसका? अंदर की तरफ स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ये स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ये एक लीफ है और इस लीफ को अपन प्लांट से पहले तो सेपरेट कर देते हैं। लीफ और इस लीफ को प्लांट से कर देते हैं सेपरेट। सेपरेट करने के बाद अपन इसको गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसको डाल देते हैं अल्कोहल के अंदर, C2H5OH के अंदर। वहां पे भी इसको 3-4-5 मिनट रहने देते, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं अपन आयोडीन सॉल्यूशन। और जहां पे अपन आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं इस लीफ के ऊपर, वहां का कलर हो जाता है ब्लू। बाकी तो पूरी लीफ की सरफेस ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन ये इसके ऊपर कुछ ब्लू डॉट बन जाते हैं। और जहां जहां पे ब्लू डॉट बने हैं लीफ की सरफेस पे, जहां जहां ब्लू डॉट बने हैं, इसका मतलब वहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया है? स्टार्च का। और ये स्टार्च का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट की लीफ ने किया था, फोटोसिंथेसिस किया था। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टेस्ट का नाम होता है आयोडीन टेस्ट। और इस आयोडीन टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हो कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, किस अमाउंट के अंदर इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो इन चीजों को भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है कि इन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का एक्सचेंज प्लांट के अंदर लीफ के थ्रू, उस पोर के थ्रू कैसे होता है। तो प्लांट के अंदर जितना भी गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता तो पोर के थ्रू है। और पोर जब ओपन होते हैं तो गैसें अंदर घुसती है, अंदर का वाटर वेपर बाहर निकलता है। और ये सारा का सारा इस पोर के थ्रू होता है। मैं पोर की स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। पोर की स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ जब करते हैं, पोर की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की रहती है। हाँ, एक तरफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको कर लेते हैं अपन छोटा। अब ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। यस, इतना होने के बाद में ये तो इस बीच का जो सिस्टम है इसको कहते हैं पोर। और ये साथ में 2 सेल्स पाई जाती है, इनको अपन कहते हैं गार्ड सेल। क्या? गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। गार्ड सेल के बाद में इसके ऊपर मीजोफिल सेल्स पाई जाती है। ये बाहर की तरफ मीजोफिल सेल है। ये पोर के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस में ऐसी मीजोफिल सेल है जो बाहर की तरफ पाई जाती है। तो ये मीजोफिल सेल रहती है। और मीजोफिल सेल के बाद में ये अंदर का जो सिस्टम है इसमें पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट। ये अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्सर अंदर चलता ही रहता है। तो ये है। और ये जो आउटर सरफेस है इसको कहते हैं मीजोफिल सेल। ये कंप्लीट यहाँ पर मीजोफिल्स सेल रहती है। ये यहाँ पर मीजोफिल सेल है।
ये यहाँ पे तो नोमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, एक सिस्टम और है कि ये स्टोमेटा दो टाइप के दिखाने पड़ते हैं, एक होता है क्लोज स्टोमेटा और दूसरा होता है ओपन स्टोमेटा। तो ये मैंने अंदर की जो पोर सेल है काफी बड़ी बनाई है, इसका मतलब ये ओपन स्टोमेटा है। क्लोज स्टोमेटा बनाओगे आप लोग तो क्लोज स्टोमेटा के अंदर की जो पोर सेल है उसको काफी श्रिंक दिखाओगे, तुम लोग काफी क्लोज दिखाओगे। तो ये सिस्टम यहाँ से ऐसे अपन ने ड्रॉ कर लिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। इतना होने के बाद में इसके ऊपर तुम लोग ड्रॉ करोगे मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गया, ये मेसोफिल सेल। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपन। यस, और अगली चीज इसके अंदर अपन दिखा देते हैं मेसोफिल। ये मेसोफिल का पार्ट हो गया। मेसोफिल के पार्ट के बाद में अंदर की तरफ तुम लोग दिखाओगे, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट की सेल्स, ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ग्रीन डॉट्स हो गए। तो ये दो अपने पास में स्टोमेटा है। एक तो स्टोमेटा है ओपन कंडीशन में, तो इसको नोट करते हैं नीचे की तरफ, ओपन स्टोमेटा। और ये है क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। तो ये दो टाइप के स्टोमेटा है। डायग्राम आप जितने भी बनाओगे, इन डायग्राम में कोशिश करना कि इन डायग्राम को तुम लोग क्लोज कर पाओ, है ना। नीचे नोमेनक्लेचर देते हो, उसको भी कोशिश करना तुम लोग क्लोज कर पाओ। जितने भी डायग्राम आते हैं कोशिश करना कि इन डायग्राम को आप लोग क्लोज कर पाओ, है ना। और नीचे नामकरण जरूर करोगे, नोमेनक्लेचर जरूर करोगे किसका डायग्राम है। नोमेनक्लेचर कर लेते हैं इसके अंदर। नोमेनक्लेचर में ये तो है इसकी मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। ये साइड में इसकी मेसोफिल सेल है जो आउटर में रहती है, उसको अपन मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं। उसके साथ में ये अंदर का जो सिस्टम है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये अंदर की जो सेल है इसको नाम देते हैं स्टोमेटल पोर। तो ये अंदर का स्टोमेटल पोर है। उसके साथ ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है। ये तीन नोमेनक्लेचर आप मोटे मोटे रूप से इसमें दिखा सकते हो। और यही सेम सिस्टम इसमें रहता है। ये बाहर की तरफ है तो इसको मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं, हाँ। तो ये इसका है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के बाद ये अंदर की तरफ है इसमें पोर्स। पोर के साथ में ये है इसमें क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिख देते हैं। यस, ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो सेल है, ये जो सेल है जो पोर के बाहर की तरफ रहती है, इसको कवर करके रहती है, इस सेल को कहते हैं गार्ड सेल। तो ये जो कंप्लीट सेल है इस सेल का नाम होता है गार्ड सेल, गार्ड सेल। और ये स्टोमेटा खुलते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस इस पोर गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल होता है ना। जब इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर जब वाटर की क्या बोलते हैं क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो ये कुछ टाइम के लिए ओपन हो जाते हैं। और जब वाटर इससे बाहर निकल जाता तो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो इसके अंदर वाटर का पूरा कम्युनिकेशन इसके थ्रू होता है। ये था अपने पास में स्टोमेटा। अगला पॉइंट आता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। तो CO2 की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस तुम्हारे को और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये है कि ये एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अपन ने लगा रखा है एक गमला, और इस गमले के अंदर लगा रखा है पौधा। यस, ये लगा रखा है पौधा। ये एक पौधा लगा रखा है, और इस पौधे के साइड में क्या सिस्टम है कि इसको पूरा का पूरा अपन ने कवर कर रखा है साइड से, यानी कि इसके ऊपर से ऐसे करके एक बेल जार लगा रखा है कांच का, और इसको कंप्लीट यहाँ से पैक कर रखा है, यहाँ से वैक्स लगा करके इसको पूरा पैक कर रखा है। एक सिस्टम और दे रखा है प्लांट का, और उसको भी ऐसे एक सरफेस पे रखते हैं अपन, और सरफेस पे रखने के बाद में इसके अंदर वही अंदर लगा देते हैं गमला, और गमला लगाने के बाद में इसमें लगा देते हैं एक पौधा। ये इस टाइप से एक पौधा लगाया गया है। ये पौधा लगाया गया, और इसको भी अपन बाहर से कर लेते हैं पैक कंप्लीट। यहाँ से अपन इसको कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद यहाँ पे वैक्स लगा देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं ताकि अंदर गैसों का एक्सचेंज नहीं हो। यस, दोनों को सनलाइट की प्रेजेंस में आप लोग रख लो। एक चीज और है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है। इसके साइड में आप लोग यहाँ पे एक बाउल रख लो,
एक कटोरा रख लो और इस कटोरे के अंदर अपन एक केमिकल भर लेते हैं जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अंदर की तरफ भरा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर भर करके रखते हैं, ये क्या करता है कि इसके अंदर की जितनी भी CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके ऊपर सनलाइट तो वैसे इंपार्ट हो रही है, सनलाइट इंपार्ट हो रही है तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि फोटोसिंथेसिस होते इसके अंदर CO2 को तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर विल्टिंग आ जाती है, यानी पौधा मुरझाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके अंदर CO2 काफी है, CO2 की प्रेजेंस है, और CO2 की प्रेजेंस है तो ये पौधा एकदम अपनी रियल कंडीशन के अंदर खड़ा रहता है। लेकिन इस पौधे के पास में CO2 की कमी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्लांट को जीवित रहने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको CO2 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रैक्टिकल से आप इसको प्रूव कर सकते हो। खत्म। इसके बाद में बात आती है कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट में ये जो रॉ मटेरियल है वो कहां से लेते हैं, ये जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स है ये रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये कहां से लेते हैं, तो पहली चीज इनके अंदर आता है वाटर मॉलिक्यूल, और ये पानी को एब्जॉर्ब जो करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट्स, ये रूट्स के थ्रू लेते हैं। दूसरा इनको रिक्वायरमेंट होती है CO2 गैस की, और इसको ये ग्रीन जो प्लांट है वो सारे के सारे लीफ के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करते हैं, लीफ के थ्रू, और वाटर को लेते हैं रूट के थ्रू। तीसरा सिस्टम, प्लांट को जीवित रहने के लिए CO2 और H2O नहीं, उसको खूब सारे अदर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उसके साथ में फॉस्फोरस, उसके साथ में मैग्नीशियम या फिर आयरन, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, है ना। ये अदर एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारे के सारे सब्सटेंस प्लांट गेन करता है सॉइल के थ्रू। कहां से? सॉइल के थ्रू। तो दैट इज गेन बाय या थ्रू सॉइल, तो ये सॉइल से भी गेन करते हैं। तो ये प्लांट के अंदर सिस्टम चलता है। एक पॉइंट और ध्यान रखोगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन चेंज हो जाती है प्रोटीन के अंदर। किसमें? प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है। और प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है तो प्रोटीन से प्लांट्स में और खूब सारे कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन से प्लांट्स के अंदर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, प्लांट से इसके अंदर खूब सारे हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन से इनकी खूब सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस वो भी परफॉर्म होते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है वो प्रोटीन से चलता है। प्रोटीन के अंदर होती है नाइट्रोजन। तो ये पॉइंट भी याद रखोगे। एक चीज और दे रखा है बुक के अंदर कि जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, बोला जाए तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पोड लगती है, जिसमें फलियां लगती है, ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर लगती है पोड्स, जिनके अंदर लगती है फलियां। तो फली जिनमें लगती है ये लगा हुआ है पोड, जिसमें क्या बोलते हैं फली लगती है। और जिसमें फली लगती है उसको कहते हैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट है उसके अंदर पोड होता है। और जिसमें पोड होता है, जिसमें फलियां होती है, तो इन प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के अंदर जो रूट है, इस रूट के अंदर कुछ छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। और इन नोड्यूल्स के अंदर एक छोटा सा बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया, और उसका नाम होता है राइजोबियम।
राइजोबियम, तो इसको राइजोबियम के नाम से जानते हैं। और ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को चेंज कर देता है नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट बोला जाए तो NO3- के अंदर, और चेंज कर देता है नाइट्राइट के अंदर, नाइट्राइट का मतलब NO2- के अंदर। तो ये नाइट्रोजन को चेंज कर देता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को याद रखोगे। बायोलॉजी बहुत अच्छे से चल रही है, केमिस्ट्री को आपने अच्छे से एंजॉय किया, और कंप्लीट क्लास है आपकी, वन शॉट इंग्लिश मीडियम की क्लास है, कंप्लीट आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो रही है। कंप्लीट वन शॉट, हर एक चैप्टर को एक ही शॉट के अंदर कंप्लीट करवाया गया है, और उसको आप देखो एग्जाम में कहीं कोई नंबर कटने की चांसेस नहीं रहेंगे। इस हिसाब से पूरी कंसेप्चुअल स्टडी हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है, NCERT ओरिएंटेड हो रही है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के थ्रू आप लोग क्लासों को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो चलते हैं अपन आगे। और ये पूरा प्रोसेस था प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉप्स का प्रोसेस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद तो फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो किसी न किसी फॉर्मेट में वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ऐसे प्रोसेस को अपन कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इस प्रोसेस को अपन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब चलता है तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और दूसरों पे जब डिपेंड होते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स के अंदर गोट हो सकती है, या फिर कौ हो सकती है, या फिर ओ माय डियर, है ना। तो इस बेचारे में हिरनिया हो सकता है। तो ये सारे हर्बीवोर्स होते हैं। कुछ होते हैं कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के अंदर आप देख लो लॉयन है या फिर टाइगर है, ये सारे कार्निवोर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके सब कुछ चलता है, ओमनिवोर्स होते हैं। और ओमनिवोर्स का मतलब जो हर्ब्स और मांस दोनों को खाते हैं। तो उसके अंदर क्रो को आप, या फिर डॉग है, या फिर ह्यूमन है, इनको अपन ओमनिवर्स में इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन न्यूट्रिशन के बेसिस पे सैप्रोफाइट कहते हैं। सैप्रोफाइट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, कुछ भी, तो उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक पार्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और वो भी सड़े गले जो मटेरियल होते हैं, फर्मेंट जो होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन को ग्रेन करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए कंप्लीट दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और डिपेंड होने के प्रोसेस को अपन कह रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें कंप्लीट दूसरों पर डिपेंड पाए जाते हैं, और डिपेंड पाए जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का, और दो टाइप का जब पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है तो ध्यान रखोगे, ये एक होते हैं एक्सोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक होते हैं एक्सोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक होते हैं एंडोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एक्सोपैरासाइट। ये दो टाइप के होते हैं। जो एक्सोपैरासाइट होते हैं ये कंप्लीटली दूसरों के ऊपर पाए जाते हैं, है ना, ये ऑन द सरफेस पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस पाए जाते हैं। और जो एंडो होते हैं वो इन द बॉडी पाए जाते हैं, इन द बॉडी। तो एक तो ऊपर रहते हैं और एक बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्सोपैरासाइट में जो बाहर पाया जाता है, उस बाहर वाले में सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आपको पूछते हैं उसमें एक नाम आता है, क्या बोलते हैं उसको, टिक के नाम से जानते हैं, या फिर लीच इसमें शामिल होता है, या फिर टैप वर्म को शामिल करते हैं, टैप वर्म को शामिल करते हैं, या फिर इसमें टिक्स को शामिल करते हैं, या फिर लीच को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो लीच है या फिर टीक है या फिर लीचेज को भी शामिल करते हैं, है ना, LICEES। तो लीचेज को भी इसमें शामिल करती है ना। तो ये इसमें इंक्लूड रहता है।
ये सारे के सारे यस एक्सोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और अंदर पाए जाते हैं लीच बाहर होती है, टीक बाहर होता है। टैप वर्म जो है वो एंडो है, टैप वर्म को अपन एंडो में इंक्लूड करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टैप वर्म जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक एंडोपैरासाइट में और याद रखो कि प्लाज्मोडियम, तो ये प्लाज्मोडियम भी बॉडी के अंदर पाया जाता है। टैप वर्म भी बॉडी के अंदर पाया जाता है। टीक जो बाहर पाई जाती है, लीच बाहर पाई जाती है, लीचेज बाहर होते हैं और वो कुछ अंदर की तरफ पाई जाती है। अच्छा, एक्सो में एक एग्जांपल होता है कस्कुटा, जिसको अपन अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। अमर बेल होती है, ये बेल होती है एक टाइप की जो प्लांट के ऊपर चढ़ती रहती है और प्लांट का जो जाइलम फ्लोएम है वहां से वो न्यूट्रिशन गेन करती है, तो इसको अपन अमर बेल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस पाया जाता है एंडो और एक्सो का। बात करते अपन जो एक्सोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है, इसके बाद में जो क्या बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो अमीबा है या फिर अमीबे के साथ में जो पैरामीशियम है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल्यूलर जीव होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट एग्जांपल इसमें है अमीबा क्या बोलते हो, अमोइबा सर, इसको तो अमोइबा कहते हैं, यस। अमीबा बेचारा एक तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी की जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे कुछ आउट ग्रोथ होते हैं और इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, है ना, उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया के थ्रू ये न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। गेन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोग डायग्राम देखोगे अमीबा कैसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। तो न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए ये अमीबा है और ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये अमीबे का सिस्टम है। अमीबे ने जैसे ही फूड पार्टिकल्स को देखा तो अमीबा इसकी तरफ मूव होगा और मूव होने के बाद में सेकेंड स्टेप में ये जो फूड पार्टिकल्स है, इस फूड पार्टिकल्स को ऐसे करके ये स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको कवर कर लेता है ना, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको कवर कर लेता है। थर्ड स्टेप के अंदर इसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल है इसका हो जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद में जो इसके अंदर अच्छे मटेरियल्स है उसको ये बॉडी के अंदर डिस्पर्स कर देता है, ये बॉडी के अंदर डिस्पर्स कर लेता है। और चौथे स्टेप के अंदर ये जो इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको ये बॉडी से वापस बाहर फेंक देता है। तो ये सिस्टम चलता है 4 स्टेप के अंदर, जिसमें अमीबा फूड की तरफ मूव होगा, इनलेट करेगा और बॉडी के अंदर इंटरसेल्यूलर इसमें डाइजेशन का कुछ प्रोसेस होता है, एंजाइम के थ्रू होता है, और फिर जो अच्छे फूड मटेरियल है उसको बॉडी में डिस्पर्स कर देगा और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगी उसको वो एक्सक्रीट कर देता है। तो नोमेनक्लेचर में देख लो, ये है अमोइबा और ये है इसका फूड पार्टिकल्स। क्या है? फूड पार्टिकल। तो ये इसका फूड पार्टिकल है। ये है इसके अंदर स्यूडोपोडिया, तो ये इसके अंदर स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया के बाद में ये है इसके अंदर फूड पार्टिकल्स, फूड जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है। और डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अंदर हो रहे हैं डिस्पर्स, और ये है इसके अंदर एक्सक्रेटा, और एक्सक्रेटा को बॉडी से ये बाहर छोड़ देते हैं। तो ये अमीबा के थ्रू होता है और अमीबा की जो बॉडी है इस बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप। और हायर क्लासेस में तुम जाकर के पढ़ोगे तो इसको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कभी मरता नहीं है, हमेशा ये जीवित रहता है, तो इसको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये अमीबा है जिसके अंदर फूड को इनलेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है पैरामीशियम के थ्रू, है ना, पैरामीशियम कैसे फूड को इनलेट करता है। तो अपन पैरामीशियम के बारे में देखते हैं। पैरामीशियम कैसे फूड को इनलेट करता है, तो पैरामीशियम के सिस्टम को आप लोग देखोगे
तो पैरामीशियम की बॉडी कुछ इस टाइप की होती है। ये है पैरामीशियम की बॉडी। और ध्यान रखना, पैरामीशियम एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर साले में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाकी सभी में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसकी अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ऐसे कुछ बाल पाए जाते हैं जिसको अपन कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, है ना। सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो बाहर की तरफ सीलिया और फ्लैजिला बाहर की तरफ ऐसे पाए जाते हैं। और इसकी बॉडी का कंप्लीट शेप साइज फिक्स होता है। और शेप साइज जब फिक्स होता है तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी का डेफिनेट शेप साइज होता है। तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं जहां से ये फूड को इनलेट करता है और फूड इसकी बॉडी के थ्रू मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट दिखाने के बाद में इसका इंटायर सरफेस में उसका डाइजेशन होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू ये बॉडी को अंदर इनलेट करता है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्या बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है सीलिया एंड नाम देते हैं फ्लैजिला। तो ये ऊपर की तरफ सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला। और ये अंदर है इसका न्यूक्लियस होता है। और कोई भी फूड पार्टिकल्स है तो फूड पार्टिकल्स इसकी तरफ जब मूव करता है तो इसके अंदर बॉडी में इसका डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन होने के बाद में जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी का शेप और साइज बहुत फिक्स होता है। शेप एंड साइज, एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। और इसकी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। फिर ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको बॉडी से ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये फूड का डाइजेशन करते हैं। और इसके अंदर फूड को इनलेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स तो नहीं होते, लेकिन स्पेसिफिक स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू फूड को इनलेट करते हैं, है ना। तो इनलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट भी होता है जहां से ये फूड को इनलेट करते हैं। तो ये सिस्टम पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। ओके, अमीबा, पैरामीशियम, ये कंप्लीट सिस्टम आपने देख लिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे करता है काम। तो बात आती है नेक्स्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चलते हैं। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। यस, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तुम लोग ध्यान रखोगे सबसे पहले तो वही काम मतलब तुम लोग क्या बनाओगे इसके अंदर, सबसे पहले तुम लोग बनाओगे इसके अंदर बाउंड्री। ये आ गई बाउंड्री और इस बाउंड्री के अंदर डायग्राम आना चाहिए। तो डायग्राम बनाने के लिए एक हल्का सा आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करोगे ताकि एक बॉडी के अंदर अच्छा शेप और साइज आ सके। यस, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर डायग्राम को स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने के लिए है ना, डायग्राम थोड़ा सा मैं छोटा बना रहा हूँ, इसलिए डायग्राम की रूपरेखा इस टाइप से ही जाएगी। ये डायग्राम काफ़ी छोटा बनेगा क्योंकि बोर्ड का साइज इतना नहीं है। यस, ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा डायग्राम बनाओगे, इस हिसाब से आप लोग बनाओगे। और यहाँ से आप लोग लोअर पोर्शन को यहाँ से आप लोग बना सकते हो। यस, इतना सा बनाओगे। और इतना होने के बाद में आप इसके इंटरनल ऑर्गन पे जाओगे। इंटरनल ऑर्गन में यहाँ से आप जीभ बना दोगे, ये एपिग्लोटिस हो जाएगा। ये नाक का मार्ग यहाँ से दे दोगे इसको, और यहाँ से फिर ऊपर कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप पहले से डायफ्राम दे दोगे। डायफ्राम देने के बाद इस इसोफेगस को नीचे लाओगे। इसोफेगस नीचे आते ही यहाँ से इसको तुम लोग ओपन करोगे स्टोमक के अंदर। ये स्टोमक बना दिया। स्टोमक के जस्ट सामने की तरफ आप यहाँ से ऐसे बना दो लीवर। और लीवर बनाने के बाद में यहाँ से आप ट्यूब दे दो जो जाकर के लीवर में खुलेगी, और ऐसे ये लीवर का सिस्टम आ जाएगा। लीवर के सिस्टम के बाद में यहाँ से एक ऑर्गन और रहता है जिसको अपन नाम देते हैं पेंक्रियाज।
तो ये पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। जस्ट पेंक्रियाज के सामने तुम लोग यहां से ड्रॉ करोगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये यहां से एनस की स्ट्रक्चर, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जुड़ती है, जहां पे मैंने अपेंडिक्स भी बना दिया है। और इसी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आकर के यूं खुलेगी, और जब खुलेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर ऐसे यूं चलती है, और ये आकर के अंदर काफ़ी ऐसे राउंड दिखाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर ही अंदर ऐसे राउंड दिखाती है, राउंड दिखाती हुई लास्ट में इसको आकर के ऐसे यूं अपन जोड़ देते हैं। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बन चुकी है। बाकी मैं पूरा का पूरा एक शॉट और दूंगा जिसके अंदर पूरे डायग्राम की प्रैक्टिस में दिखाऊंगा, है ना, कैसे कैसे आप डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, वो भी पूरा सेशन चलने वाला है। तो इस डायग्राम को आप देख रहे हो, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसके अंदर यस, आप लोग साथ में ड्रॉ करते जाओ। है ना, तो इस डायग्राम को यहाँ तक अपन ने लेके आए हैं। यस, अब आप इसमें नोमेनक्लेचर करोगे, और नोमेनक्लेचर के लिए ये जो पार्ट है इसको अपन नाम दिखाते हैं नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स कहते हैं। ये पार्ट यहाँ पे बक्कल कैविटी या फिर इसको माउथ के नाम से अपन दिखाते हैं, माउथ है। ये सामने यहाँ का पार्ट है, ये नोज का पार्ट है या फिर नोस्ट्रिल का पार्ट है। ये जो पार्ट दिख रहा है गले के अंदर उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस जो है वो फूड पार्टिकल्स को कभी भी विंड पाइप के अंदर ट्रेकिया में जाने नहीं देता है। इस पोर्शन को अपन नाम देते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। इस को अपन नाम देते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम की स्ट्रक्चर है। फिर यहां से आप देखोगे तो इस ऑर्गन का नाम है लीवर, और लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, तो ये अंदर की तरफ होता है। इस ऑर्गन का नाम है स्टोमक, स्टोमक के नीचे की तरफ इसका नाम है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के बाद इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये जो ऑर्गन दिख रहा है इसका नाम है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और ये जो ऑर्गन दिख रहा है इसका नाम है एनस। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है। और नीचे आप बाकायदा लिखोगे भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, डायग्राम के नीचे तुम लोग लिखोगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, और इसको लिखते ही तुम लोग ऐसे अंदर कर दोगे क्लोज, नो डाउट। तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शन कहाँ से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बक्कल कैविटी पे चलते हैं, मुंह के ऊपर चलते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, जो अपना ये बक्कल कैविटी का पोर्शन है, इस बक्कल कैविटी के पोर्शन के अंदर सबसे पहले तो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट में
सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, और इस सलाइवरी ग्लैंड से छोड़ा जाता है सलाइवा, सलाइवा है ना, सलाइवा एक जूस की तरह निकलता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलाइवा के अंदर, तो तुम लोग ध्यान रखोगे इसमें एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, एमाइलेज, इसी को दूसरा नाम देते हैं टाइलिन। ओके, इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 6.8 के अराउंड होती है, यानी कि बहुत वीक एसिडिक मीडियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये वर्क क्या करता है। तो वर्क में ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी में जब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो अपन जो फूड को इनलेट करते हैं वो फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च को एमाइलेज ब्रेक डाउन कर देता है लगभग 30% माउथ के अंदर, और उसको चेंज कर देता है माल्टोज में, माल्टोज में चेंज कर देता है। एक और ध्यान रखोगे, स्टार्च के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, और ये माल्टोज के अंदर मतलब बोले तो डाइसैकेराइड में इसको चेंज कर देता है, तो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर देता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस सलाइवरी ग्लैंड्स का रहता है, बाकी इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। और एक चीज और ध्यान रखोगे कि अपनी जो बॉडी के अंदर बक्कल कैविटी में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड है उसके साथ में जब ये सलाइवा जाकर के मिक्स होती है तो उसको बोलस भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखोगे, तो इसको बोलस के नाम से जानते हैं। खत्म। बाकी अंदर टीथ है तो टीथ हमेशा फूड पार्टिकल को क्रश करते हैं, बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो टंग है वो फूड के साथ में सलाइवा को मिक्स करती है और उसके साथ में गट निगलने का भी कार्य करती है, अंदर की तरफ प्रेशराइज करने का कार्य करती है। और दांतों पे कुछ अगर चिपक जाता है तो पूरे दिन तुम लोग जीभ से बेचारी को टक टक करते रहते हो जब तक कुछ पार्टिकल निकलता नहीं, बड़ा यूं दिमाग में पूरा चलता रहता है, तो वो होता ही रहता है। तो ये बक्कल कैविटी का पोर्शन था। उसके बाद में बात आती है बॉडी के अंदर फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या है बोला जाए तो फेरिंग्स ये वाला पोर्शन है, गले का जो पोर्शन है, थ्रोट का जो पोर्शन है, तो इसको अपन फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स के अंदर एक ऑर्गन होता है छोटा सा जिसका नाम है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं, एपिग्लोटिस, सही तो लिखा था मैंने। तो ये एपिग्लोटिस होता है, और ये एपिग्लोटिस एक छोटा सा पर्दे लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप और उसके साथ में एयर पाइप, ये दोनों को अलग करता है। एयर पाइप जिसको अपन ट्रेकिया के नाम से जानते हैं, और फूड पाइप जो होता है, इस फूड पाइप को अपन कहते हैं ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है, एक तरफ ईसोफेगस है और दूसरी तरफ ट्रेकिया है, तो ये दोनों को अलग करने का काम एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस एनी टाइम विंड पाइप को तो ओपन रखता है और ईसोफेगस को बंद रखता है। कोशिश ये होती है इनकी कि कोई भी फूड का पार्टिकल ट्रेकिया के अंदर नहीं जाए, तो इसे रोकने का काम एपिग्लोटिस के थ्रू होता है। और ये एपिग्लोटिस है जहां पे विंड पाइप और जो फूड पाइप है ये दोनों सेपरेट आउट भी होते हैं। इसके बाद में अगला जो तीसरा ऑर्गन आगे आता है उसको अपन कहते हैं ईसोफेगस, या फिर जो ईसोफेगस है इसको अपन फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि जो फूड पाइप है, जो ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस में फूड पार्टिकल कभी भी चिपकते नहीं है, तो उसका कारण इसमें निकलता है म्यूकस। तो इसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और म्यूकस का सिक्रेशन होने के कारण फूड पार्टिकल्स अंदर चिपकते भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इस ईसोफेगस के अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सीलिया फ्लैजिला कहते हैं, जैसे पैरामीशियम पे थी, और वो लगातार कंटिन्यूअसली फूड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ प्रेशराइज करते हैं, और इसके लिए जो मोशन होता है उसको कहते हैं पेरिस्टेलिसिस मोशन। और इस पेरिस्टेलिसिस मोशन के थ्रू फूड पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली इस फेरिंग्स से स्टोमक के अंदर प्रेशराइज किया जाता है, लगातार नीचे उसको प्रेशराइज करती है। तो ये प्रेशराइज करने का काम सीलिया और फ्लैजिला करती है, और ये पाई जाती है ईसोफेगस में। अंदर फूड पाइप में म्यूकस निकलता है, म्यूकस है ना, श्लेष्मा निकलती है, और वो म्यूकस फूड पार्टिकल्स को अंदर चिपकने नहीं देता। दो काम, म्यूकस निकलेगा, चिपकने नहीं देगा, और ये पेरिस्टेलिसिस मोशन होगा जिससे फूड पार्टिकल्स को लगातार नीचे धकेला जाता है। कंटिन्यू, खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टोमक।
बच्चे स्टोमक के थ्रू जब पूछा जाता है तो इसकी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये स्टोमक है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाता है, यहाँ से फूड पार्टिकल्स बाहर चला जाता है, और ये एंट्री जहां होती है यहाँ पे पाया जाता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, कुछ लोगों में स्फिंक्टर लीक होते हैं तो स्टोमक का फूड वापस फूड पाइप में भी चला जाता है, तो ये दिक्कत भी होती है। और ऊपर के इंस्पेक्टर को कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। और यहाँ पे भी एक इंस्पेक्टर होता है जिसको कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर, तो ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, उधर की तरफ कार्डियक इंस्पेक्टर है। इस स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और इधर की तरफ है पाइलोरिक पार्ट। इसके अंदर की तरफ एक छोटी सी लेयर पाई जाती है सेल्स की, जिसको अपन कहते हैं गोबलेट सेल। एक छोटी सी लेयर होती है जो गोबलेट सेल की लेयर होती है, और यहां से म्यूकस निकलता है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ एक लेयर और होती है और उसमें पाई जाती है ऑक्सेंटिक सेल। ये ऊपर की तरफ जो लेयर है इसमें पाई जाती है ऑक्सेंटिक सेल। तो ये ऑक्सेंटिक सेल होती है, और इस ऑक्सेंटिक सेल से छोड़ा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला लिखे तो HCl, इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये जब बॉडी के अंदर ज्यादा निकलता है तो इरिटेशन होता है, पेन, दर्द बहुत होता है, और उसके कारण बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। और इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अपन यूज लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे को ध्यान रखोगे, बेकिंग सोडे के अंदर एक होता है टार्ट्रिक एसिड और प्लस इसके अंदर होता है बेकिंग पाउडर। क्या ना, हाँ, बेकिंग मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, बेकिंग सोडा, तो इसके अंदर होता है बेकिंग, नहीं, यहाँ अपन बेकिंग पाउडर लिख लेते हैं, तो बेकिंग पाउडर काम में लेते हैं। और बेकिंग पाउडर के अंदर इसमें होता है बेकिंग सोडा, और सोडे का मतलब NaHCO3, और उसके साथ में टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों को मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर एसिड को खत्म कर देता है, इसलिए इसको एंटासिड के नाम से भी जानते हैं। एंटासिड के नाम से जानते हैं। ज्यादा एसिडिटी जब होती है तो ज्यादा एसिडिटी को खत्म करने के लिए अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी काम लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ये भी काम में लिया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बातें थी। अच्छा, पॉइंट आता है कि गोबलेट सेल क्यों पाई जाती है। तो गोबलेट सेल से म्यूकस निकलता है, और ये म्यूकस इस हाइड्रोक्लोरिक को डायरेक्ट स्टोमक की सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। नहीं तो अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, है ना। स्टोमक अंदर से अल्सर हो जाएंगे अंदर, तो ब्लड की वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए बीच में गोबलेट सेल पाई जाती है, ये रहते हैं। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ फंक्शन भी पूछे जाते हैं। HCl के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो HCl का फंक्शंस अगर देखें तो इसका पहला फंक्शन होता है कि ये फूड को फर्मेंट होने से रोकता है। फूड को फर्मेंट मतलब बोले तो सड़ने से रोकता है। सेकंड पॉइंट, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उस बिगर पार्टिकल्स को ये स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ता है। स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ता है, तो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ता भी है, फूड को फर्मेंट होने से रोकता भी है। तीसरा पॉइंट, फूड के अंदर कैल्शियम के जैसे कोई हार्ड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ता है, ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। चौथा काम होता है कि ये जो HCl है ये खूब सारी एंजाइमों को एक्टिव भी करता है। एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य करता है। एंजाइम एक्टिवेशन का कार्य करता है। एंजाइम एक्टिवेशन आप देखें तो एक एंजाइम ध्यान रखोगे, यहाँ पे निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, लेकिन पेप्सिन पहले होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और उसके ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क करता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन एक इसकी एक्टिव फेज है, लेकिन जो पेप्सिनोजन है वो उसकी पैसिव फेज होती है। तो ये पैसिव से एक्टिव करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और इस पेप्सिन के थ्रू बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है।
तो ये चीज़ें इसके अंदर तुम लोग याद रखोगे। ये HCl के बारे में बातें थी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्यों निकलता है, क्या क्या इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं, कैसे किन सेल्स के थ्रू निकलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि जो अपनी बॉडी में लीवर है वो क्या वर्क करता है। तो लीवर के बारे में भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, और लीवर के बाद में नेक्स्ट जो बातें रहती है, यस सारी चीज़ें चलती है आगे। नेक्स्ट बात आती है लीवर के ऊपर। लीवर के अंदर जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ऊपर, उसको कुफर सेल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, उसको कहते हैं कुफर सेल के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट, लीवर के अंदर जो कुफर सेल है उसके बाद में यहां से जो जूस निकलता है, जो रस निकलता है, उसको अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं, बाइल जूस कहते हैं। अच्छा, इससे फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, फूड के डाइजेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो बाइल जूस है ये फैट के बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं, बिगर पार्टिकल्स, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। और फैट के बड़े पार्टिकल्स जब छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन के अंदर ये कंट्रीब्यूशन देता है। और जो बाइल जूस है ये फूड के अंदर डाइजेशन के लिए मीडियम को चेंज करता है, तो फूड के मीडियम को चेंज कर देता है। और फूड के मीडियम को जब चेंज कर देता है तो फूड के मीडियम को ये एसिडिक से एल्केलाइन कर देता है, एसिडिक से एल्केलाइन के अंदर इसको चेंज कर देता है। तो मीडियम तो एसिडिक होता है बट उसको एल्केलाइन के अंदर चेंज कर देता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर होती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेंक्रियाज के ऊपर। पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर है, और इस पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इस पेंक्रियाज को ना बॉडी के अंदर मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या उनसे हार्मोन एंजाइम क्या होते हैं, सारी चीजें आएगी। तो इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये दो वर्क करती है, ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है वहां से निकलते हैं एंजाइम, और इस एंजाइम के थ्रू फूड का डाइजेशन होता है, एंजाइम के थ्रू फूड डाइजेस्ट होता है। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, उस एंडोक्राइन पार्ट से निकलते हैं हार्मोन, और इस हार्मोन से बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। ये जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज के अंदर ऐसी सेल पाई जाती है जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले लैंगरहैंस ने की है। और अंदर छोटे छोटे सेल्स के कुछ ग्रुप पाए जाते हैं जिसको कहते हैं लैंगरहैंस आइसोलेट्स। और उसमें पाई जाती है 3 टाइप की सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा या फिर डेल्टा सेल। ये 3 टाइप की सेल होती है। अल्फा जो सेल होती है वहां से हार्मोन निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन निकलता है। बीटा से आप लोग कुछ याद रखोगे, लेकिन अभी वो नहीं आएगा, वो हार्मोन वाले चैप्टर में आएगा जहां से ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। ओके, वो याद रखोगे। एक चीज और याद रखोगे, इस पेंक्रियाज के अंदर फूड का डाइजेशन करने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं, और एंजाइम को तुम लोग याद रखोगे। यहां से एक एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। यहां से निकलता है लाइपेज, जिसके थ्रू फैट का डाइजेशन होता है। एमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ओके, और तीसरा यहां से निकलता है पेप्सिन, है ना। पेप्सिन के साथ में ट्रिप्सिन, तो अपन ट्रिप्सिन लिख सकते हैं क्योंकि पेप्सिन एक स्पेशली स्टोमक से निकलता है, और इसके थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये चीजें याद रखोगे। एक चीज और है, इस पेंक्रियाज से निकलने वाले जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जानते हैं।
ये जो अपने पास में स्टोमक है, स्टोमक से निकलने वाला जो HCl है उसके साथ में अगर देखें तो स्टोमक के जो एसिड निकलते हैं, स्टोमक एसिड क्या ना, इससे जो एंजाइम निकलते हैं, इन एंजाइम के बारे में आप लोग अगर देखो तो स्टोमक के अंदर निकलते हैं 3 एंजाइम जिसका नाम है RLP। RLP से याद रखोगे, और RLP में R का नाम है रेनिन, दूसरे का नाम है लाइपेज और तीसरे का नाम है पेप्सिन। ये 3 एंजाइम जो कि स्टोमक के अंदर निकलते हैं, और निकलने वाले रेनिन का काम होता है, जो बच्चा माँ का दूध पीता है, जो मिल्क होता है, उस मिल्क का डाइजेशन करता है, और मिल्क का डाइजेशन करने के लिए रेनिन एंजाइम काम करता है जो केसिन को पेरा केसिन के अंदर चेंज कर देता है। लाइपेज के थ्रू फैट का डाइजेशन होता है, और फैट का डाइजेशन होता है तो इससे फैटी एसिड बनते हैं, और फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरीन का फॉर्मेशन होता है, ग्लिसरीन का फॉर्मेशन होता है। पेप्सिन जो है, इस पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन होने पर यहां से बनते हैं एमिनो एसिड्स, तो यहां से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये RLP 3 एंजाइम है जो यहाँ पे फंक्शंस करते हैं। यस बच्चे, यहाँ तक अपन ने स्टोमक पढ़ लिया है, लीवर पढ़ लिया है, पेंक्रियाज पढ़ लिया है। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ने लायक क्या क्या चीजें? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट का नाम होता है ड्यूडोनम, ड्यूडेनम, सेकंड का नाम होता है जेजुनम, और तीसरी का नाम होता है इलियम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है जिसको अपन डेडुनम कहते हैं, इसके अंदर फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन होता है बाय एंजाइम्स। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ध्यान रखोगे डाइजेशन के थ्रू होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, और मैक्सिमम जो एब्सॉर्प्शन है वो होता है जेजुनम के थ्रू। एक चीज और ध्यान रखोगे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फूड पाइप ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर की तरफ यहां पर इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं विलाई। ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, फिंगर स्ट्रक्चर, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई के नाम से जानते हैं, और ये विलाई फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत इफेक्टिवली हो पाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं? तो अडॉप्ट करने के लिए ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तीसरा होता है इलियम, और इस इलियम का काम है यहाँ से विटामिन है, और विटामिन के साथ में जो बाइल जूस है, बाइल जूस है, उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, बाइल जूस को और विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी। उसके बाद में नाम आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अपन देखें तो छोटी जो आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 22 फीट होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 4 to 5 फीट होती है, 4 to 5 फीट के रेस्पेक्ट में रहती है। तो ये इतनी फिट होती है, वो इतने फिट होती है ना, 22 फीट तक होती है। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है ना, वो बहुत पतली ट्यूब होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन होती छोटी है लेकिन पाइपलाइन बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के वर्क आप देखोगे तो इसका पहला काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करना, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वापस डाइजेशन करना, और डाइजेशन करने के लिए वही इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड विलाई, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है,
सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क रहता है। इसी के साथ में तुम्हारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा, और वो चीज यूं है कि अपनी बॉडी के अंदर जो फैट पार्टिकल्स है उसको लाइपेज के थ्रू जब तोड़ा जाता है तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और वो ब्लड के अंदर मिलकर के और पूरा का पूरा फूड है जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू कंप्लीट बॉडी में जब डिस्पर्स होता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर जब डिस्पर्स होता है, तो डिस्पर्स होने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन, देन वी नोट डाउन, लिखते हैं कि डाइजेस्टेड फूड मिक्स विथ ब्लड एंड दैट विल डिस्पर्स आउट थ्रू आउट द बॉडी ऑल द पार्ट्स ईच एंड एवरी सेल्स फूड पार्टिकल्स व्हेन अप्रोचेज ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ आवर बॉडी, सो दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एसिमिलेशन। एक चीज तो ये ध्यान रखोगे। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जितने भी कॉर्निवर्स होते हैं उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, उसका कारण क्या है ना। बात आती है कॉर्निवर्स के ऊपर। तो कार्निवर्स जितने भी होते हैं कार्निवर्स, तो उसके अंदर जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम होती है, इंटेस्टाइन बहुत ही शॉर्ट होती है। तो उसका रीजन देख लो तुम लोग। जो हर्बीवर्स होते हैं, हर्बीवोर्स, तो उस हर्बीवर्स के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन होने के लिए बहुत ही लॉन्ग पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो कॉर्निवर्स होते हैं उसके अंदर फूड का डाइजेशन, फूड का मोस्टली जो डाइजेशन है वो बाय द हेल्प ऑफ या थ्रू द एसिड होता है, और एसिड के थ्रू जब डाइजेशन होता है तो बहुत कम पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो कम पाथ के अंदर उसमें फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके साथ में अगला पॉइंट एक डेंटल कैरीज दे रखा है कि अपन कोई भी खाना खाते हैं उसके बाद में मुंह को अगर अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, तो क्लीन नहीं कर पाते हैं तो मुंह के अंदर खूब सारी बैक्टीरिया जो होती है वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे दांत टूटने स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन डेंटल कैरीज कहते हैं। और डेंटल कैरीज जो होता है, डेंटल कैरीज, उसके अंदर जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू 5.5 के अराउंड आ जाती है। तो ये पॉइंट भी तुम लोग ध्यान रखोगे। डेंटल कैरीज पीएच 5.5 के अराउंड आ जाती है। खत्म। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अगला जो सिस्टम है उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रहती है। रेस्पिरेशन का मतलब बच्चे समझते हैं कि सर ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, उसको अपन रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन जो भी फूड पार्टिकल्स इनलेट करते हैं उस फूड पार्टिकल्स का बॉडी में डाइजेशन होता है, तो लास्ट में अल्टीमेट जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और अपन जब गैसों को अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन अपनी ब्लड में आकर के कंबाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में जब जुड़ता है तो वहां पर एनर्जी के फॉर्म में एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और ये एटीपी अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। और ये जब एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क होता है तो इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं रेस्पिरेशन। इसमें अपन डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स glucose break down into simpler particles and provide energy to living organism in the form of ATP. This process is called respiration. तो ये respiration का प्रोसेस होता है। respiration प्रोसेस के अंदर जब गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इस गैसियस एक्सचेंज के अंदर जो अपन इंस्पायरेशन कहते हैं, गैसों को जब अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन के अंदर गैसों को अंदर लेते हैं तब O2 को अंदर लेते हैं।
और जब एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन का मतलब जब गैसों को अपन बाहर छोड़ते हैं तो CO2 गैस को बाहर छोड़ा जाता है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी दे रखा है और प्रैक्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि गैसों को जब अपन बाहर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिकली जब गैसों को बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर छोड़ते हैं, और इस CO2 को जब अपन लाइम वाटर के अंदर पास आउट कर देते हैं, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, तो ये इसके सॉल्यूशन के कलर को CaCO3 के फॉर्मेशन के कारण इसका कलर हो जाता है मिल्की, है ना। इसका कलर यहाँ पर मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। तो ये दूधिया कलर क्यों होता है, इसका कारण वहां पर CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। खत्म। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है, इसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसको इफेक्टिवली कैसे बताया जाता है, तो मैं दिखाऊं यहाँ पे। रेस्पिरेशन का मेन जो बेसिस है वो रहता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ओके, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस कोई भी अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साइड में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी सारा जो पोर्शन है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाहर की तरफ कोई भी ग्लूकोज बैठा जब कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एंट्री करता है तो उसको तोड़ा जाता है। इस तोड़ने के, ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्मा में प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्मा के अंदर बनता है पाइरूवेट बनता है, और पाइरूवेट एक 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर फॉर्मेशन से प्रोसेस चलता है। अब आगे का प्रोसेस बड़ा शानदार है, आगे का प्रोसेस बड़ा ही शानदार है, आगे का प्रोसेस और भी शानदार है। यस, आगे की तरफ क्या होता है कि जो पाइरूवेट है इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ोगे कि एब्सेंस में तोड़ोगे, ये पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट, और उस यीस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो यहां से बनता है इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है C2H5OH। तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस एनर्जी बनती है, तो इसके साथ में बनती है CO2 प्लस बनती है एनर्जी, और ध्यान रखोगे एनर्जी बनती है ओनली 2 ATP, बहुत कम एनर्जी बनती है। और यीस्ट के अंदर जब रेस्पिरेशन हो रहा है बट उसके थ्रू जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ध्यान रखोगे इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है फर्मेंटेशन क्या होता है, तो अपन नोट करते हैं कि अल्कोहल फॉर्मेशन प्रोसेस या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम या थ्रू रेस्पिरेशन इन यीस्ट, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अ फर्मेंटेशन। तो ये यीस्ट के अंदर प्रोसेस होता है, इथेनॉल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर सेकेंड, जिसमें अपन नोट करते हैं वही ऑक्सीजन की कमी, तो लिखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर मसल्स में, और ये मसल्स में जब प्रोसेस होता है तो वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के कारण बॉडी में टायर्डनेस आ जाती है, बॉडी में थकावट आ जाती है। तो टायर्डनेस आ जाती है लैक्टिक एसिड के कारण, प्लस यहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो ये बनती है साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। यस, अगला ये जो पाइरूवेट है उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो ये प्रोसेस होता है अपनी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको तोड़ा जाता है, तो यहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनती है H2O मॉलिक्यूल, प्लस यहां से रिलीज होती है एनर्जी, और एनर्जी बनती है 38 ATP। ये बहुत अच्छी बात है, यहां पे बनती है ओनली 2 ATP,
जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है तो इसको कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो इसको भी कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस चलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसको कहते हैं एरोबिक, और एब्सेंस में होगा तो उसको कहते हैं अनएरोबिक। मसल्स के अंदर एब्सेंस में होता है तो भी इसको कहते हैं अनएरोबिक। तो ये प्रोसेस बॉडी के अंदर चलते हैं, इसको तुम लोगों ने देख लिया। तो ये बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं और बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एक टाइप की एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये बॉडी में चलती है और इस टाइप की प्रोसेस चलती है। एक सिस्टम और ध्यान रखोगे कि अपन जब फूड को खाते हैं तो बॉडी में जब ज़्यादा भूख लगी होती है तो बॉडी के अंदर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। जब अपन खाना खाते हैं तो फॉस्फेट जुड़ता है और फॉस्फेट जुड़ता है, खाना खाते हैं तो उसमें फॉस्फेट जुड़ता है और फॉस्फेट जुड़ता है तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है और फॉस्फेट जुड़ता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और यही प्रोसेस जब अपन एनर्जी को खर्च करते हैं तो फॉस्फेट खत्म होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से और फॉस्फेट जाएगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये एनर्जी के प्रोसेस चलते हैं, इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका नाम है एडिनोसिन, ये ट्राई कहाँ हो गया, ये तो है डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है। एक चीज और ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कहाँ होती है वो पूछा जाता है। तो जब एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको भी ध्यान रखोगे कि जब एनर्जी ब्रेकडाउन होती है, एटीपी ब्रेकडाउन होता है तो उससे एक फॉस्फेट जब निकलता है तो उससे 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां से एनर्जी जो रिलीज होती है एक फॉस्फेट के कारण उसकी वैल्यू होती है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इतनी एनर्जी यहां से रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बात आती है कि ये जो एटीपी है ये बॉडी में क्या क्या वर्क करते हैं, फंक्शंस क्या होता है बॉडी के अंदर, वर्क ऑफ एटीपी। वर्क ऑफ एटीपी, पहला तो पॉइंट है कि ये जो एटीपी है ये बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है उसके अंदर इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सचेंज है, वो हमेशा एटीपी के फॉर्म में होता है। तो एटीपी को बॉडी के अंदर कहते हैं सेल्यूलर प्रोसेस में इसको हमेशा एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। सेल्यूलर प्रोसेस जितने भी है उसके अंदर एनर्जी करेंसी के नाम से इसको जानते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके बेसिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन में देखोगे आप 3 इसके फंक्शंस होते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शंस है इस एटीपी के बारे में कि ये एटीपी जो है बॉडी के अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी एटीपी है वो सेल के अंदर होने से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो फर्स्ट इसका यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लिख लेते हैं या फिर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा भी अपन नोट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, तो ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। वो दूसरा इसका वर्क होता है जो अपनी बॉडी के अंदर सेल है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और उसके साथ साथ में जो नर्व की इंपल्स है उनको भी कंडक्शन देने का कार्य करता है। तो सेकंड पॉइंट आता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और थर्ड इसका यूज होता है कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स,
कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है और कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स होता है। ये सारे फंक्शंस यहाँ से होते हैं। ओके, तो ये मामला हो जाता है खत्म। और फिर बात आती है कि प्लांट के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे और कहाँ होता है। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसों में जो प्लांट है उनमें गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखिए ये प्लांट है और ये प्लांट में ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे इसका रूट सिस्टम है, ये इसके नीचे इसका रूट सिस्टम है। और रूट सिस्टम को देखोगे तो ये प्लांट का अपर बॉडी पोर्शन है। अपर बॉडी पोर्शन के अंदर ये इसका एरियल पार्ट है ना, एरियल पार्ट है। और एरियल पार्ट के ऊपर होती है लीफ, लीफ के ऊपर होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। प्लांट के अंदर जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। और प्लांट में आप लोग पता होगा गैसों का एक्सचेंज जब होता है तो दिन में और नाइट में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, ये भी इसमें पूछा जाता है। तो गैसों का एक्सचेंज मैं दिखाता हूं तुम लोगों को ऐसे दिखा देता हूं कि जब डे टाइम होता है प्लांट में, डे टाइम में, तो डे टाइम के अंदर प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करती है CO2 और CO2 से इनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस और CO2 से बन जाती है O2 और ये O2 को कर देते हैं रिलीज, लेकिन रिलीज होती है लेकिन इसी का कुछ पोर्शन जो O2 है वो वापस प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आ जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आती है। रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन के अंदर निकलती है CO2 और ये CO2 वापस इसमें फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। तो ये प्रोसेस दिन के टाइम में चलता है। नाइट का टाइम होता है तब प्लांट में क्या चलता है, नाइट टाइम में, ये नाइट टाइम। और नाइट टाइम के अंदर प्लांट लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस तो नाइट के टाइम में होता नहीं है, तो ऑक्सीजन लेते हैं। इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके प्लांट के अंदर चलता है रेस्पिरेशन प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस जब चलता है तो इसके अंदर बनती है CO2 और ये CO2 को कर देते हैं रिलीज्ड। तो दिन के टाइम में निकलने वाली CO2 को तो प्लांट वापस फोटोसिंथेसिस में यूज लेते हैं, लेकिन नाइट के टाइम में जो CO2 निकलती है उसको वापस प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और अगेन वापस O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए नाइट के टाइम में पेड़ पौधों के नीचे आप जब सोते हो तो CO2 की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन तो प्लांट खुद ले लेता है, इसलिए फिर कई बार हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होती है तो तुम्हें लगता है कि भूत आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा CO2 की डेंसिटी एक्सेस होने के कारण होता है। ओके, तो ये पॉइंट भी इसमें पूछा जाता है। फिर तुम लोग याद रखोगे कि जो एक्वस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो एक्वस एनिमल्स के अंदर गैसियों का एक्सचेंज अपन अगर देखें कैसे किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो एक्वस सिस्टम में एक तो बात आती है फिश के अंदर, फिश। और ध्यान रखना जैसे ही कोई पानी है और नदी के अंदर पानी ऐसे यूं चल रहा है, पानी अगर ऐसे चल रहा है तो पानी जब ऐसे चलता है तो मछलियां हमेशा पानी के विपरीत तैरती है, मछलियां हमेशा तैरती है इधर, मतलब पानी जब चलता है ऐसे तो मछलियां तैरती है ऐसे। और इसके अंदर एंटी स्ट्रीम लोकोमोशन होता है, पानी की धारा के विपरीत, यानी कि एंटी स्ट्रीम लोकोमोशन होता है, एंटी स्ट्रीम लोकोमोशन होता है। और एंटी स्ट्रीम लोकोमोशन होने के कारण, एंटी स्ट्रीम लोकोमोशन होने के कारण ये मछलियां हमेशा पानी की विपरीत दिशा में जब तैरती है तो इसके अंदर होता है इस गिल्स, और ये गिल्स के थ्रू गैस को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये गिल्स के थ्रू गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये फिश के अंदर सिस्टम चलता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आता है कि जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू काफी हाई होती है, लेकिन पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन है ना, वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में
डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट या क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसलिए एक्वस एनिमल्स के अंदर जो ब्रीथिंग रेट होती है, ब्रीथिंग जो रेट होती है वो ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होती है, ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होती है। उसका कारण वो जल्दी जल्दी सांस लेते ताकि ऑक्सीजन एक एवरेज तक उनकी बॉडी तक अप्रोच हो पाए। अपन जो टेरेस्ट्रियल है, ऊपर जो बैठे हैं, इन टेरेस्ट्रियल बॉडी के अंदर देखा जाए टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज काफी हाई होती है, लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम होती है। इसलिए एक्वस एनिमल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्रीथिंग रेट है वो काफी हाई होती है। तो ये पॉइंट इसमें पूछा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि जो अपन गैसें लेते हैं इनका बॉडी में एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। ह्यूमन के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ह्यूमन के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो इसके अंदर गैसों का एक्सचेंज में फर्स्ट में अपन बात करेंगे O2 के बारे में। O2 के ऊपर मैं चर्चा करूं तो अपनी बॉडी के अंदर होता है ब्लड, ब्लड में होती है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के पार्टिकल को बाइंड करके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी टिश्यू तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, O2 को सप्लाई करता है। तो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है किसके थ्रू होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, HB के थ्रू होता है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो मेल के अंदर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, और फीमेल के अंदर जो इसकी क्वांटिटी होती है तो वो होती है 11 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इसकी क्वांटिटी भी रहती है, इसको भी ध्यान रखोगे। और बहुत खुश नसीब होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज अगर होता तो वो डिस्पर्सन के थ्रू होता, और डिस्पर्सन के थ्रू गैसों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है CO2 का। तो CO2 जो है बॉडी के अंदर मोस्टली ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर होती है, और डिसॉल्व्ड फॉर्म के होने के साथ साथ इसका जो एक्सचेंज है, गैसों का जो एक्सचेंज है CO2 के अंदर, वो CO2 का एक्सचेंज होता है प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू इसका एक्सचेंज होता है। तो प्लाज्मा और प्लाज्मा के थ्रू इसका होता है एक्सचेंज, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखोगे। यस, अभी मैं बता रहा था कि अपने को बहुत यूं खुशी होनी चाहिए, है ना। खुशी किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर बैठा है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, है ना, हीमोग्लोबिन अगर एब्सेंट होता तो अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को पैर की अंगुली तक पहुंचने में, पैर की जो अंगुली है वहां तक पहुंचने में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इसको 3 साल का समय लग जाता। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है डिस्पर्सन के थ्रू हो रहा है, और इतना 3 साल लगता तो भाई साहब व्यक्ति कैसे सरवाइव कर पाता, मर जाते। इसलिए बहुत खुशी होनी चाहिए कि अपने अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिससे बहुत फास्ट स्पीड के साथ में गैसों का एक्सचेंज होता है। और इस प्रकार के गैसों का जब एक्सचेंज होता है तो अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स है वो खुद को एडॉप्ट करने के लिए बहुत मैक्सिमम एरिया को एडॉप्ट करते हैं। बहुत मैक्सिमम एरिया को एडॉप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम गैसों का एक्सचेंज हो पाए। तो यस, एडॉप्टेशन या एडेप्ट ऑफ लंग्स, गैसों का जो एक्सचेंज है बॉडी के अंदर वो फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको अपन कहते हैं एल्वियोलाई, तो उसमें भी एल्वियोलाई के थ्रू होता है। एल्वियोलाई जो होती है उस एल्वियोलाई के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का एक मामला एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ह्यूमन के अंदर जो लंग्स है, इन लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है
फंक्शनल यूनिट, इस फंक्शनल यूनिट का नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, और ह्यूमन के अंदर सारी की सारी एल्वियोलाई को अगर स्प्रेड आउट किया जाए, अगर इनको फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेते हैं। इसलिए देखा जाता है कि ह्यूमन के अंदर कितना बड़ा एक लार्ज एरिया है जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बनाओगे सबसे पहले डायग्राम से पहले बाउंड्री बहुत जरूरी है, और जरूरी होने के साथ तुम लोग यहाँ पे इसकी बनाओगे आउटर लाइन के साथ में ऐसे ड्रॉ करोगे, और ऐसे ड्रॉ करने के बाद में अब देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका बनाओगे बेचारे का मुंह, और मुंह बनाने के लिए तुम लोग ऐसे मुंह बनाओगे, फिर इसका नाक बनाओगे, और नाक के बाद में इसका ये ऐसा सिस्टम यहाँ से बना दोगे। नीचे का सिस्टम बिगड़ तो नहीं रहा है? यस, बिगड़ नहीं रहा है, यहाँ से ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, और ऐसे ड्रॉ होने के बाद में इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से इसके हाथ ये बना दोगे, और यहाँ से इसको ऐसे बना दोगे। ओके, खत्म हो चुका है। उसके बाद पहला काम डायफ्राम बनाओगे। डायफ्राम बनाने के बाद अगला काम यहाँ से ये पाथ यहाँ लेके आओगे, और ये बना दोगे एपिग्लोटिस के बाद में सीधा तुम इनको यहाँ ला करके छोड़ दो। छोड़ने का मतलब यहाँ आकर के इनको ऐसे बाइसेक्ट करके छोड़ दो। अब तुम लोग यहाँ पे बनाओगे फेफड़े बनाने के लिए इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओगे। ये फेफड़ों का सिस्टम हो गया। यहाँ पे एक फेफड़ा काफी छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो अपना लेफ्ट वाला फेफड़ा वो आकार में छोटा है, तो ये मैंने लेफ्ट लंग्स को छोटा भी बनाया है। ये है लेफ्ट लंग, और लेफ्ट लंग आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल होता है, मतलब इसका वॉल्यूम काफी कम होता है। और ये है राइट लंग, और ये राइट लंग का जो वॉल्यूम है वो काफी हाई होता है, इसका हाई होता है। नीचे का जो पोर्शन है इसको अपन कहते हैं डायफ्राम। ये यहाँ पर डायफ्राम है। उसके साथ ये जो ट्यूब है इसका नाम है ट्रेकिया। एक चीज और ध्यान रखोगे, इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, इंसेक्ट्स, उनके अंदर गैसों को इनलेट किया जाता है थ्रू ट्रेकिया। जितने भी कीट पतंग होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, उसमें हमेशा गैसों का एक्सचेंज ट्रेकिया के थ्रू होता है। यस, ये जो पोर्शन है इसको नाम देते हैं फेरिंक्स, और वही फेरिंक्स जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, जहां पे गैसों का जब एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे एपिग्लोटिस होती है जो फूड पाइप को, विंड पाइप को सेपरेट आउट कर देती है, और नीचे डायफ्राम है, ये यहाँ लंग्स पाया जाता है, ट्रेकिया पाई जाती है, ट्रेकिया ट्रेकोइड्स हो जाती है। फिर यहाँ से आगे जब डिवाइडेशन होता है तो डिवाइडेशन होने के बाद में यहाँ पे होती है एल्वियोलाई। तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट है इसको एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, और एल्वियोलाई ये लंग्स की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये पूरा डायग्राम था। अब बात आती है एल्वियोलाई पे। तो एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर है, और इस एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर के बाद में इसके जस्ट पास में ऐसी ब्लड की वेसल्स भी चलती रहती है, जिसके अंदर खूब सारी रेड ब्लड कार्पस्कुलस अंदर चलती है, और ये रेड ब्लड कार्पस्कुलस अंदर ही अंदर ऐसे फ्लो करती रहती है। और जब फ्लो होता है तो ये रेड ब्लड कार्पस्कुलस ऐसे आगे से आगे ऐसे यूं चलती रहती है। लेकिन मामला यहाँ पे दिक्कत ये करता है कि जब इसके अंदर इम्प्योर ब्लड ऐसे चलता है, तो यहाँ पे तो आता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ से वापस जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ये ब्लड का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये है कि जब अपन गैसों को इनलेट करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है अंदर और CO2 निकल जाती है बाहर। अब देखना, जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो यहाँ से सारी की सारी CO2 यहाँ आ जाती है,
ये CO2 सारी की सारी इधर आ गई और यहाँ से O2 जितनी भी है वो सारी की सारी इधर घुस जाती है। तो ये O2 घुस जाती है ब्लड की वेसल के अंदर और CO2 आ जाती है इस एल्वियोलाई के अंदर। तो ये है पूरी की पूरी एल्वियोलाई, जहां पर बॉडी के अंदर अल्टीमेट गैसों का एक्सचेंज होता है। अल्टीमेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अल्टीमेट जो गैसों का एक्सचेंज है वो हमेशा इस एल्वियोलाई के थ्रू होता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था जिसके अंदर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट अपन ने देख लिया है वन शॉट के अंदर। काफी अच्छी क्लास गई है। और एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है ऐप का, और उस ऐप के थ्रू आप प्ले स्टोर पे जाओगे। प्ले स्टोर से आप लोग नाम, आईडी, पासवर्ड और वन टाइम वो OTP सारा कुछ डालने के बाद में डायरेक्ट आपके मोबाइल में इंटरफेस ओपन हो जाएगा साइंस एवरीथिंग ऐप का। और उस ऐप के अंदर साइंस के अंदर NCERT 10th की, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम का सिलेबस दे रखा है। और उसके साथ में कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए साइंस के कंप्लीट नोट्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और उसके साथ में इंपॉर्टेंट 500 तक क्वेश्चंस सारे मैंने वहां डाल रखे। तो बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। प्रीमियम क्लासें देखिए, वहां आपको इनकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। अभी जितना सिस्टम में नोट कर रहा हूं ये सारा PDF आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो वहां जाकर के आप लोग उसको एक्सेस करें। और प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो इन क्लासों को जस्ट आप शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, इतना तो बनता ही है। तो आज की क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं। और आप लोग काफी टाइम तक क्लास को बहुत अच्छे एंजॉय के साथ में देख रहे थे, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय।